चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हीट का नाम सुना होगा स्कूल में। यस सर। क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कोई? और कोई बताओ, कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है? मतलब ऐसा कह देने से काम तो चलेगा नहीं। फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब क्या बोलूं मैं? काइनेटिक भी एनर्जी भी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, फिर ये हीट। सर नॉन मैकेनिकल रहेगा। नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल मतलब मेरा कहना है कि मैकेनिकल एनर्जी से कैसे डिफरेंस है। नॉन मैकेनिकल भी मान लिया, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी, बोलो। अभी वर्क फॉर एनर्जी चैप्टर पढ़े हैं हम लोग, तो वो जो एनर्जी हम लोग पढ़े हैं काइनेटिक पोटेंशियल पता नहीं क्या क्या, उससे और इसमें क्या डिफरेंस है? पढ़े होगे स्कूल में तुम लोग, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। केवल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहने से नहीं चलेगा ना। चलो मैं थोड़ा और ठीक करता हूँ। जैसे मान लो मैं पूछूं कि 1 लीटर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस के पास कितनी हीट एनर्जी है, बता सकते हो? बोलो। 1 लीटर ऑफ वाटर के पास कितनी हीट एनर्जी है, बता सकते हो? 1 kg ऑफ वाटर के पास या 1 लीटर ऑफ वाटर के पास, बोलो। Sir, हम्म। heat is a form of energy which transfers from one hot body to cold body. ठीक है, मैं जो पूछा ये बताओ। 1 लीटर ऑफ वाटर अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसके पास कितनी हीट एनर्जी है? चल मन कैलकुलेट करके नहीं बताना है, बता सकते हो या नहीं, वेदर इट कैन बी कैलकुलेटेड और नॉट। सर अगर एब्सोल्यूट जीरो पे जितनी एनर्जी रहेगी उसको अगर वन लेंगे तो जितना वन। टेम्परेचर। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर अगर एब्सोल्यूट जीरो पे जितनी एनर्जी होगी उसको जीरो या फिर वन लेंगे तो उसके बाद अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1x 2x एनर्जी वैसे। आप कहना चाह रहे हो कि कैलकुलेट कर सकते हैं, यही ना? हाँ सर। और कोई? सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, क्यों? बोलो। बताओ। बिल्कुल सही, नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, स्कूल में लिखा रहता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट और फ्लो।
मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी मास का है, किसी भी टेम्परेचर पर है, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी भी मास का है, किसी भी टेम्परेचर पर है। इसके पास हीट एनर्जी कितनी है नहीं मालूम, इसके पास हीट एनर्जी कितनी है नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस अगर है तो ये इसको कितनी एनर्जी देगा ये बता सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे हॉटर ऑब्जेक्ट कोल्डर ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा ये बता सकते हैं, बट उसके पास कितना है ये नहीं बता सकते। तो और ये अगर ऐसा करेंगे, मतलब एक हॉटर ऑब्जेक्ट है, उसको मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे जो जिसमें है ही नहीं एनर्जी, तो फिर पता चलेगा ना। है ही नहीं मतलब क्या होता है? मतलब टेम्परेचर उसका एब्सोल्यूट जीरो है या फिर बहुत क्लोज है नहीं उसके। नहीं ये इसको कितना एनर्जी देगा, तो ये जो एनर्जी देने का फॉर्म है, ये जो एनर्जी देने का फॉर्म है, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को हीट कहते हैं। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है वो हीट है। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ये बात समझ आया? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है ये, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है ना? हाँ सर। तो दो ऑब्जेक्ट या दो सिस्टम के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म को हीट कहते हैं। क्लियर है? मैकेनिकल एनर्जी से डिफरेंट कैसे है ये देखो। अगर मैं कहूं कि एक 5 kg का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है बता सकते हो, हाफ mv² करके जो भी है। बट एक ऑब्जेक्ट 80 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उसके पास कितनी एनर्जी है नहीं पता। बट हाँ, दूसरे को जिसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस कुछ है उसको कितना देगा या उससे कितना लेगा ये पता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का लेन देन जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म को हीट कहते हैं। समझे? मैं 10 बार बोल रहा हूँ, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं, फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ठीक है? इसीलिए 9th-10th की बुक में लिखा रहता है हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट या फ्लो। इस वर्ड को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक दूसरा वर्ड आता है टेम्परेचर। ये क्या होता है? अच्छा, टेम्परेचर से पहले रुक जाओ। तो ये जो हीट है तो है तो एनर्जी, तो इसका यूनिट ऐसा यूनिट जूल होता है। और जो सीजीएस यूनिट है उसको कैलोरी कहते हैं। ठीक है? मोस्टली जूल यूज होता है मैकेनिकल एनर्जी के लिए, और कैलोरी मोस्टली यूज करते हैं हम लोग हीट एनर्जी के लिए। सो ये जो कैलोरी है दिस इज मोस्टली यूज फॉर हीट एनर्जी। कभी नहीं सुनोगे कि एक ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी 10 कैलोरी है, ऐसा नहीं सुनोगे।
तो ये बात समझ आ रही है कि कैलोरी सुनते ही हमारे दिमाग में हीट एनर्जी आता है, Yes, sir. और जूल सुनते ही हमारे दिमाग में मैकेनिकल एनर्जी आता है। वैसे ऐसा यूनिट यही है, जूल नहीं है। So mostly used for mechanical energy. कोई डाउट? नहीं सर। डाउट किसी को? No, sir. 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18. 4.18 जूल के बराबर होता है। ये एक कन्वर्जन है। तो इस कन्वर्जन को अगर मैं ऐसे सोचूं तो 1 यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू 4.18 यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका एक ये मीनिंग निकल के सामने आता है। बोलो। 1 unit of heat energy is equivalent to 4.18 unit of mechanical energy. Yes, sir. So 1 unit of heat energy is equal to 4.18 unit of mechanical energy. ठीक है, तो ये जो 4.18 यूनिट है, 18 है, इस 4.18 को हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। ठीक है, यस सर। इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एक वर्ड है टेम्परेचर। किसको कहते हैं? टेम्परेचर वर्ड सुना है? यस सर। क्या Yes, होता sir. है? मेजरमेंट ऑफ It is the degree हॉटनेस of और measurement. कोल्डनेस। क्या? Degree of measurement for hotness and coldness. पहली बात तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ऐसा? यस सर। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी used for measuring degree of hotness or coldness of object. कोई दिक्कत किसी को? है ना? तो कुछ टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स होते हैं। अगर मेजर करते हैं तो हमें स्केल बनाना पड़ेगा ना? बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी स्केल को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा।
जैसे 1 मीटर डिस्टेंस जिसको कहते हैं, तो उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना कि इतने ही मीटर को 1 मीटर कहेंगे, ना कम ना ज्यादा, है ना। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। तो उसी तरह टेम्परेचर मेजरिंग, टेम्परेचर अगर हम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, तो उसके मेजरमेंट को जब हम कोई भी स्केल बनाएंगे, स्केल कुछ भी हो बट एक स्टैंडर्ड होना जरूरी है ना। जैसे अगर हम इतने डिस्टेंस को 1 मीटर अगर कहते हैं मान लो, तो इसके बीच नंबर ऑफ डिवीजन चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग स्केल बनता जाएगा, सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, मीटर स्केल, किलोमीटर स्केल, कुछ भी। तो दुनिया के हर स्केल में एक मतलब 2 फिक्स्ड पॉइंट होना जरूरी है ना। दुनिया के हर स्केल में 2 फिक्स्ड पॉइंट होना जरूरी है यस सर। रेफरेंस के लिए। तो टेम्परेचर मेजरिंग स्केल के लिए जो 2 फिक्स्ड पॉइंट जरूरी है, एक को कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे को कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जो अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, दिस इज टेम्परेचर at which water boils, और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज टेम्परेचर at which वाटर फ्रीजेस। ये दो फेनोमेना को हम लोग एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया स्टीम पॉइंट और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट। तो ये दो फिजिकल फिनोमेना है जिसको हम रेफरेंस लेते हैं कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल बनाने के लिए। अब इन दोनों रेफरेंस को अगर हम कुछ वैल्यूज असाइन करें और इनके बीच, इन दोनों रेफरेंस को अगर हम वैल्यूज असाइन करें और इनके बीच नंबर ऑफ डिवीजन चेंज करते जाएं, तो नया नया स्केल बनता जाएगा। जैसे सपोज लोअर फिक्स्ड पॉइंट को हम 0 वैल्यू असाइन करें और इन दोनों के बीच नंबर ऑफ डिविजन्स 100 हो अगर, तो अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 हो जाएगा। यस सर। तो इसको हम लोग बोल देंगे सेल्सियस स्केल। उसी तरह लोअर फिक्स्ड पॉइंट को अगर हम 32 वैल्यू असाइन करते हैं और नंबर ऑफ डिवीजन 180 है, तो अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना हो जाएगा? 212। ये जो स्केल बना इसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। ठीक है।
Yes, sir. अच्छा, इसी तरह इसको अगर 273 वैल्यू दिया और यहाँ पर भी 100 डिविजन्स हैं, तो ये स्केल हो जाएगा 373 वैल्यू हो जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसको हम लोग केल्विन स्केल कहते हैं। सो इस तरह के इनफाइनाइट स्केल आप बना सकते हो। ये तीनों तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। जो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो केल्विन है। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा सेल्सियस और केल्विन स्केल दोनों में तो 100 डिवीजन है, तो दोनों इक्वली गुड है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्केल से आप नेगेटिव तो मेजर नहीं कर सकते ना। Yes, sir. तो केल्विन स्केल का जो 0 होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू -273 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. तो केल्विन स्केल से मेजरमेंट का रेंज सबसे ज्यादा हो गया इन तीनों में। Yes, sir. सो केल्विन स्केल ही यूज करते हैं जहां पर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में देखोगे 180 डिवीजन है, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है। मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस स्केल या केल्विन स्केल से मेजर करें तो 1 यूनिट का टेम्परेचर चेंज दिखाने में ही मामला साफ हो जाएगा। समझ रहे हो? Yes, sir. तो वहां पर फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। तो हर जगह यूज के हिसाब से अलग अलग स्केल यूज करते हैं, बट हाँ केल्विन स्केल सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेंज ऑफ मेजरमेंट हाईएस्ट है। क्लियर है? यस सर। तो हाईएस्ट रेंज ऑफ मेजरमेंट है। दुनिया का कोई भी स्केल हो, हर स्केल में हर स्केल की जो रीडिंग होगी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ये तो कांस्टेंट रहेगा। है ना? कॉमन सेंस है। तो अगर हम कंपेयर करें तो सेल्सियस में किसी एक फिजिकल फेनोमेना की वैल्यू C आती है, तो C-0/100। फ़ारेनहाइट में अगर वही वैल्यू F आती है तो F-32/180। केल्विन में वही K आती है तो K-273/100। ऐसा होगा? बोलो। Yes, sir. तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9। स्कूल में ऐसा कुछ पढ़ते थे? K-273/5। तो ये तो 3 स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ भी हो सब में हम बता सकते हैं। अगर मुझे ये फंडामेंटल मालूम है तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कांस्टेंट है ना? Yes, sir. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल। ठीक है? एनीवे बहुत हो गया, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। बहुत लिखा दिया मैंने, उतना टाइम नहीं दिया कॉपी करने का।
पहले इतना कॉपी कर लो फिर ऊपर जाते हैं। सर थोड़ा और जूम इन कर सकता हूँ। कर सकते हैं, कितना चलेगा? हाँ सर एकदम। पहले इतना लिख लो हीट वाला पोर्शन, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर।
लिख लिया सबने, आगे बढ़ो। वेट 2 मिनट। ओके
हो गया? हाँ सर। लिख लिया सबने? सर बोलो। सर वो क्या लिखा है, हाईएस्ट रेंज ऑफ केल्विन स्केल के नीचे? मेजरमेंट। अच्छा। ये दिख रहा है सबको? हाँ सर। चल करो जल्दी। तो 20 डिग्री। हो गया सबका? 20 Yes, degree. 20 degree. Very good. The steam point and ice point of a mercury thermometer is marked at 80 and 20. तो इसको वैल्यू दिया 20 और इसको वैल्यू दिया 80 डिग्री में। मतलब इसके बीच का डिवीजन कितना हो गया? 60 डिवीजन, Yes, sir. है ना? और इसमें मेरी रीडिंग कितनी है? 32 डिग्री। मुझे रीडिंग चाहिए किस स्केल में? Centigrade.
सेंटीग्रेड स्केल में चाहिए, मतलब उस स्केल में ये 0 होता है और ये 100 होता है ना, Yes, sir. और उसमें 100 डिविजन्स होते हैं। तो मान लो उसमें मेरी रीडिंग है कहीं ऐसा कुछ सी, तो हम क्या लिखेंगे, रीडिंग दैट इज 30 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट विच इज 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन विच इज 60 इज इक्वल टू रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ऐसा होगा। आई बात समझ में? ये क्या कर दिया मैंने, 30 नहीं 32 है, ओके 32, तो 32 माइनस 20 12 हो जाएगा, और नीचे 60 इज इक्वल टू सी अपॉन 100। ऐसा होगा। यस सर। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस। आसान है एकदम। हाँ सर। एक बार गलती से जेई में पूछ दिया था इतना आसान क्वेश्चन, जेई में इसमें 2017 में, जहां तक मुझे याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सुना होगा सबने। Yes, sir. स्पेसिफिक हीट सुने हो? नहीं। नहीं सुना है, वाह। Yes, sir. No. किसने नहीं सुना है स्पेसिफिक हीट, बताओ। कोई तो बोल रहा था स्पेसिफिक हीट, किसने नहीं सुना है, बता बेटा। सर मैं Sir, सुना है। 3 टर्म शायद मैं लिखता हूँ, याद आ जाए। एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक दूसरा टर्म होता है जिसको कहीं कहीं केवल हीट कैपेसिटी लिखा होगा, Yes, sir. और एक तीसरा टर्म होता है मोलर हीट कैपेसिटी। अब सुना है ऐसा कुछ? सर पहले दो ही सुने। हाँ सर, पहले दो ही सुने। हाँ ठीक है, पहले दो, मतलब ये सब, ये सारे वर्ड सुने। जिसने नहीं सुना था बेटा, कोई तो कह रहा था, वो बताओ। हाँ सर। अब याद आ रहा है, ऐसा कुछ सुना होगा इसमें से कोई एक? यस सर। ठीक है। So different thermal capacities. ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको स्मॉल एस से मान लो लिखते हैं। जो हीट कैपेसिटी है मान लो उसको कैपिटल एस से लिखते हैं, और जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको कैपिटल सी से लिखते हैं। तो दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। मतलब the amount of heat needed to increase temperature of 1 unit mass 1 kg of object by 1 degree Celsius। इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको लगता है कि दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा?
जूल पर केजी पर केल्विन या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होगा। Yes, sir. ये जो दूसरा टर्म है हीट कैपेसिटी, Mass independent होता है। हाँ मास इंडेक्स, तो हीट कैपेसिटी इज Q अपॉन डेल्टा T, that is amount of heat required to increase temperature of any object by 1 degree Celsius। Yes, sir. तो ये होगा जूल पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होगा। Yes, sir. और ये जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है नाम से ही है, इसको लिखते हैं Q अपॉन N डेल्टा T, that is amount of heat required to increase temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius। So joule per mole per Kelvin और कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये मोस्टली यूज होता है गैस के लिए, ठीक है, यूज्ड फॉर गैसियस सिस्टम। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन type of gas and method of heating and cooling। तो ये हम लोग इसके बारे में थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इसी में आगे कुछ लेक्चर के बाद थर्मोडायनामिक्स मिलेगा उसमें पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है, जस्ट बता दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों जो हीट कैपेसिटीज हैं, ये दोनों, ये हर मटेरियल का मोस्टली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं। जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है और 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इक्वल होता है, विच इज 2100 जूल पर केजी केल्विन और 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सबका हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, बट वाटर आइस का याद कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। सो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और ये वाला है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस एंड स्टीम, मोस्टली क्वेश्चन में दिया रहता है ना।
तो इस डेफिनेशन से ही हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला, Q इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। कोई भी M मास के ऑब्जेक्ट में अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करना है तो Q की वैल्यू इतना मिलेगा। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. इफ डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब Q पॉजिटिव, दैट इज हीट इज रिक्वायर्ड। और यही अगर डेल्टा टी नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब Q नेगेटिव है, मतलब हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, आया समझ में? हाँ sir. इतना कॉमन सेंस पहले कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर. तो ये समझ आया कि हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये बात समझ आई सबको? ये बात सबको समझ आई? हाँ सर. लेकिन ऐसा भी होता है कि जब ऑब्जेक्ट का फेज चेंज करता है उस समय हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। आई बात समझ में? जिसको कि हम लोग लेटेंट हीट कहते थे, याद आया? यस सर। पक्का? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो फेज चेंज जब होता था उस समय हीट देने से टेम्परेचर चेंज नहीं करता था, उसको हम लोग लेटेंट हीट कहते थे। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर? Yes. So next heading is concept of latent heat. So so heat supplied to an object at constant temperature is called latent heat. इस बात को थोड़ा सा मैं चाहता हूं और फंडामेंटल से बताऊं, वही सोच रहा हूं बताऊं कि नहीं। बताता हूं, चलो देखो इसको ऐसे समझो। फंडामेंटली क्या होता है कि जब हम हीट देते हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड का क्या होता है कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, बट थोड़ी देर के बाद काइनेटिक एनर्जी चेंज होना बंद हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होना बंद हो जाता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होने शुरू होते हैं। ठीक है? उसी फेनोमेना को हम लोग फेज चेंज कहते हैं। समझ आया? है ना? तो फंडामेंटली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है इन जनरल। बट एक टाइम के बाद जब काइनेटिक एनर्जी का में इंक्रीमेंट नहीं होगा तो लिक्विड का फेज चेंज होना स्टार्ट होता है। ठीक है? सो लेटेंट हीट को हम लोग यहीं से डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the phase of unit mass of substance at their अब अब दो तरह का फेज चेंज हो सकता है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देता हूं। तो फेज चेंज होने के चांसेस दो है ना,
कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दो तरह के फेज चेंज पॉसिबल है। एक जहां पर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, तो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में Q इज इक्वल टू मास m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जहां पर लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन हो रहा है, वहां पर Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आया कुछ? ये स्कूल में पढ़े होगे, ये सब तो अभी तक बहुत सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं। है ऐसा? इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सुना है पहले नाम? यस सर। Yes, sir. और इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दो जगह चांसेस हैं स्टेट चेंज के विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग दो टाइप के लेटेंट हीट होंगे। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, मतलब टेम्परेचर इंक्रीमेंट और फेज चेंज दोनों को अगर हम कंबाइन करें, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक जनरल ग्राफ समझ लीजिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वैसे वैसे सॉलिड दैट इज आइस फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचता है ना। ये जो Tm है मेल्टिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, ये हुआ। वहां पर जब फर्दर हीट देते हैं तो आइस वाटर बन जाता है। तो ये हमारा हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर यूनिट मास के लिए प्लॉट किया है तो होगा। Yes, sir. फिर वाटर बन गया, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। इस पॉइंट पर ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, इस बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हम हीट देंगे, तो जब तक कि पूरा बॉयल होकर हीट में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये होगा मेरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। होगा ऐसा। और उसके बाद स्टीम बन गया, तो फिर टेम्परेचर विल इंक्रीज। कुछ इस तरह का एक जनरल ग्राफ होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वर्सेस हीट का। होगा। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये दिया रहेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर कभी वाटर का नहीं दिया रहे तो कम से कम वाटर का याद कर सकते हो। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो फ्यूजन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको यूनिट चेंज करते रहना जहां जरूरत होगी, मुझे नहीं याद है। लेटेंट हीट ऑफ आइस और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। क्लियर है? या वेपराइजेशन ऑफ वाटर बोले। कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir.
इतना कॉपी कर लो।
हो गया, आगे बढ़ूं? 2 मिनट से वो ग्राफ बना। ठीक है। डन सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
आया कुछ आंसर? सर 11500। क्या कुछ तो यूनिट बोलोगे, जूल कैलोरी क्या है? सर क्या है? गलत है। और कोई? सर 73.5 किलो कैलोरी। 73.5 किलो कैलोरी। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट है। 73.5 किलो कैलोरी करेक्ट है। देखो इधर सब लोग ध्यान से। 100 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पर, है ना? तो ये पहले कन्वर्ट होगा 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। हाँ सर। और इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगा वो क्या होगा? मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी, that is 100 gram into 0.5 into 10 होगा। हाँ सर। 500 कैलोरी होगा। कोई दिक्कत? सर फिर ये जो 100 ग्राम आइस है, वो -10 नहीं लेंगे। क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर को -10 नहीं लेंगे। रिलीज बोल दिए तो अपने आप आ गया ना। ये 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो इसमें कितना लगेगा? मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, दैट इज 100 इंटू 80 होगा ऐसा। यस सर। यस सर। इसमें हो गया 8000 कैलोरी। कहाँ तक ले जाना है? 120 का। इसके बाद ये फिर 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस से 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। सो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी, that is 10,000। 100 into 1 into 100, which is 10,000 calorie होगा। हाँ सर। फिर ये 100 ग्राम वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो अब हो गया ये 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस से सेम टेम्परेचर पर, तो मास ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज 100 इंटू 540 होगा, दैट इज 54,000 कैलोरी होगा ऐसा। बोलो। हाँ सर। फिर ये 100 ग्राम स्टीम मेरा हो जाएगा 100 ग्राम स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा कुछ है ना?
हाँ सर। तो इसमें मुझे हीट कितना लग जाएगा? मास ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इनटू डेल्टा टी, दैट इज 100 into 0.5 into 20, तो ये 1000 कैलोरी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस खत्म हो गया ना, इतना ही था। Yes, sir. अच्छा, इसमें हीट रिलीज नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड होगा ना, है ना? हाँ सर। तो रिक्वायर्ड हीट एब्जॉर्ब क्या होगा इन सब का सम? दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। Q1 शायद 500 था, 500, 8000, 10,000, 54,000, 500, फिर 8,000, फिर 10,000, फिर 54,000, फिर 1,000। यही कहानी है ना? Yes, sir. हाँ सर। 65 प्लस 8 75, नहीं 73, तो 73,500 कैलोरी ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। दैट इज 73.5 किलो कैलोरी, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी को किसी तरह का? नो सर। कॉपी करना है किसी को तो कर लीजिए जल्दी।
हो गया, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक नेक्स्ट यू सर, बाय सर। इसी में कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे, याद दिलाना मुझे। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। सर बोलो। सर स्पेसिफिक हीट सबके लिए कांस्टेंट होता है? हाँ, मटेरियल का कांस्टेंट है, वाटर का अलग होगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का अलग होगा। ओके सर, थैंक यू सर।